Good afternoon and very warm welcome to all of those who have logged on for today's very important session on the antenatal care and management in COVID-19 by Dr. Anadi Cook, who is a state program officer and is looking after the very important program of MCH, and Dr. Nidhi Jindal, who is a very excellent and talented speaker and is an alumni of the PGI Chandigarh. So I hope this will go a long way in sharpening your skills as far as the antenatal skill and management is concerned. So they're both, Dr. Nadi is as everybody knows, teaches very well and is a very good speaker. So thank you so much for once again for logging on. Over to Dr. Anadi. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mittal. So today we will be talking about healthcare among OBG patients in Himachal Pradesh. So I'll start the slideshow now. I'll be going through the protocol which the government has notified, and subsequently Dr. Nidhi Jindal from KNH would be talking about the technical aspects of obstetric care during this pandemic. So first let me tell you what is the need for the protocol. एक तरफ तो हमको ये इंश्योर करना है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं प्रिवेंशन और कंटेमिनेशन के, वो भी अच्छी तरह से फॉलो हों। ये प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया है कि हमारी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स को क्लियरली समझ आए किन को आपने ट्रीट करना है, किन को आपने रेफ़र करना है, किसने क्या करना है। ये प्रोटोकॉल ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से नोटिफाइड है एंड इज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। आपको मालूम ही है कि वी हैव डिवाइस्ड दिस प्रोटोकॉल वेरी रिसेंटली, और हम इट इज़ ओपन टू सजेशंस, इट इज़ ओपन टू अमेंडमेंट्स। सो आपके जो इसमें सजेशंस होंगे वो हम आगे के प्रोटोकॉल जो बनाएंगे उसमें हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। इस प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इस प्रोटोकॉल में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ कन्फर्म्ड केस? अ पर्सन विद लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम को हम कन्फर्म्ड केस कहते हैं। सस्पेक्टेड केस क्या होता है? ऑल सिम्टमेटिक इंडिविजुअल, सिम्टमेटिक कौन हुए? जिनको फीवर है, कॉफ है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हु हैव अंडरटेकन इंटरनेशनल इंटरस्टेट ट्रैवल इन द लास्ट 14 डेज। दूसरा, ऑल सिम्टमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके सिम्टमेटिक भी सस्पेक्ट में आते हैं। सारे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसको हम सारी भी कहते हैं, जिसमें फीवर, कॉफ एंड और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है। और चौथा होता है असिम्टमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ कन्फर्म्ड केस। ना इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स वो हुए दोज हु लिव इन द सेम हाउस होल्ड विद अ कन्फर्म्ड केस। सो हम ये दो डेफिनेशन, कन्फर्म्ड और सस्पेक्टेड, इस प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर एक प्रेग्नेंट वीमेन को हमने कैसे देनी है। जैसे पहले से निर्धारित है, 4 एंटीनेटल विजिट्स करने हैं एक लेडी ने करने विद इन 12 वीक्स, 14 टू 26 वीक्स, 28 टू 34 वीक्स एंड 36 वीक्स टू टर्म। ये पहले वाला ही रूटीन है। और एंटीनेटल चेकअप के दौरान हमने सारे जो कुछ हम आज तक करते आए हैं वो हमने सारे वो टेस्ट करने हैं। लेडी का चेकअप करना है, उसको आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जो भी गाइडलाइन है वो हमने पूरी की पूरी वैसी इन 4 विजिट में फॉलो करनी है। हम यहाँ पे एक स्पेशल बात कहने जा रहे हैं कि हम एडिशनल विजिट तभी कराएंगे अगर ज़रूरत है, नहीं तो एडिशनल विजिट हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। हमने प्रेग्नेंट वीमेन को हमारे हेल्थ
वर्कर से, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर से क्या संदेश जाना चाहिए? सबसे पहले कि वो अननेसेसरी कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी से ना करें। कोशिश करें शादियों में, फंक्शंस में जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, उसमें वो ना जाएं। हमेशा मुंह को ढके रखें जब भी बाहर जा रहे हैं। और ये बात ज़रूरी है, जब एंटीनेटल चेकअप के लिए भी जा रहे हैं तो मुंह ढका होना चाहिए। एक ज़रूरी बात यहाँ पे कहना पड़ेगा कि रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए आपने नज़दीकी हेल्थ सब सेंटर या पीएचसी पे भेजना है लेडी को। सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए बिल्कुल उसको नहीं भेजना है। अगर किसी लेडी को हेल्थ मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है तो आशा और एमपीडब्ल्यू, जो कि हमारी फीमेल और मेल दोनों होते हैं, वो अपना फ़ोन नंबर शेयर करेंगे हर प्रेग्नेंट वुमेन से और वो उनको फ़ोन करेंगे। फिर वो आगे गाइड करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन ने क्या करना है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि हमने अपने जो ये हेल्थ सब सेंटर और पीएचसी को हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करा है, इसके अंतर्गत हमने टेली कंसल्टेशन की सुविधा रखी है। और इसके अंदर हमारे टांडा और केएनएच में गायनाकोलॉजिस्ट रोज़ उपलब्ध रहते हैं और उनसे टेली कंसल्टेशन, जिसमें बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह होती है, वो कंसल्टेशन भी हो जाती है और ई प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो जाता है, दवाई भी मिल जाती है। अब हमारे हेल्थ स्टाफ के लिए क्या गाइडलाइन है? जैसे मैंने पहले बताया, आशा एमपीडब्ल्यू को अपना मोबाइल नंबर शेयर करना है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ। अगर उसको कोई ज़रूरत है तो वो फ़ोन पे बात करे, तब उस अस्पताल आने से पहले। हम चाहते हैं कि अब हमारे हेल्थ सब सेंटर पे या पीएचसी पे अगर हम एंटीनेटल चेकअप कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन को हमने प्रायोरिटी देनी है। पहले उनको चेक करना है, बाकी के मरीज़ बाद में चेक करने हैं। हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो आम मरीज़ हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ना हो, प्रेग्नेंट वुमेन अलग हों और आम मरीज़ों के बीच में उनके डिस्टेंस हो। आप जो लोग कर सकते हैं वो ये अप्रोच अपना सकते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन को फिक्स कर लीजिए और उस दिन ही एंटीनेटल चेकअप कर लें। और अगर आप इस तरह का दिन फिक्स करते हैं तो ये इंश्योर करें कि सारी प्रेग्नेंट वुमेन और कम्युनिटी में ये मैसेज पहुंच जाए। आपको मैं लास्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा कि हमारी डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी कौन सी है। खैर आपको भी अभी तक पता ही होंगी। तो आपने ये इंश्योर करना है कि किसी भी हालत में हमारी प्रेग्नेंट वुमेन जो है गलती से भी कोविड फैसिलिटी में नहीं जाए। टेली कंसल्टेशन की बात हमारी हो चुकी है। आशा एएनएम ये सुनिश्चित करे, ये देखे कि अगर एक लेडी जिसका एंटीनेटल चेकअप ड्यू था और वो 3 हफ्ते तक किसी वजह से ना आ पाई है चेकअप के लिए, तो वो उसको कांटेक्ट करे और देखे कि क्या रीज़न है। सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि आप अपने एरिया के प्रेग्नेंट वुमेन का लाइन लिस्ट बनाएंगे जो अगले 3 महीने में एक्सपेक्टेड है जिनकी डिलीवरी, और आप उनको लिंक करेंगे एप्रोप्रिएट फैसिलिटी से। मानिए अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कौन से एफआरयू से आप करेंगे वो पहले से सुनिश्चित करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि वो कोविड फैसिलिटी नहीं है। अगर एक प्रेग्नेंट विमेन अपने एंटीनेटल पीरियड में अगर उसको बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत या फ्लू लाइक सिम्टम हो जाते हैं तो उसने, जैसे हमने पहले बताया है, वो आशा, एमपीडब्ल्यू या सीएचओ को बताएगी, जो कि एमओ, पीएचसी और बीएमओ को बताएंगे कि इस तरह से एक प्रेग्नेंट विमेन में ये सिम्टम आई हैं। बीएमओ और एमओ, पीएचसी उनकी सैम्पलिंग का अरेंजमेंट कराएंगे। अगर हालत इतनी ख़राब नहीं है तो वो घर पे भी हो सकती है, नहीं तो उनको अस्पताल में बुला के सैम्पलिंग करी जाएगी। सैम्पलिंग करने के बाद अगर एक लेडी नेगेटिव आती है तो उसको घर पे ही क्वारंटाइन रहना है जब तक कि सिम्टम्स उसके ठीक ना हो जाए। उसका एंटीनेटल चेकअप 7 दिन के लिए डिले करना है, और अगर अल्ट्रासाउंड है, फॉर जो रूटीन अल्ट्रासाउंड की डेट दी गई है,
तो उसको कम से कम 14 दिन के लिए डिले करना है। अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन के घर में एक हाउस होल्ड मेंबर है जिसकी वजह से उस लेडी ने, प्रेग्नेंट वुमेन ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करा है, तो उसको 14 दिन के लिए अपना एंटीनेटल चेकअप डेफर करना है। अगर हमने टेस्ट करा और अगर वो लेडी पॉजिटिव आई तो सीधा इस लेडी को हमने डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में भेजना है। अगर एक लेडी डिलीवरी के जस्ट बिफोर पॉजिटिव आती है तो इसको भी डिलीवरी के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेजना है। अगर एक लेडी जो प्रीवियसली नेगेटिव थी और उसको सिम्टम हो जाते हैं तो उसको फिर से टेस्ट करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन लक्ष्य फैसिलिटी है, नॉन एफआरयू डिलीवरी पॉइंट्स है या ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें डिलीवरी के लिए लेडी आई है और वो फैसिलिटी ना तो लक्ष्य फैसिलिटी है ना एफआरयू है। इन जगहों पे हमारे को एक राउंड द क्लॉक ट्रायज बनाना है हॉस्पिटल के गेट पे, हॉस्पिटल के अंदर नहीं, गेट पे, और हमने लेडी को स्क्रीन करना है ये 5 चीज़ें पूछ के। सबसे पहला, हिस्ट्री ऑफ इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ट्रैवल इन लास्ट 14 डेज। क्या वो प्रदेश से बाहर से या कंट्री के बाहर से पिछले 14 दिन में तो नहीं आई है। हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू कोविड-19 कन्फर्म्ड सस्पेक्ट केसेस इन द लास्ट 14 डेज। क्या इस लेडी का एक्सपोजर कोविड कन्फर्म या सस्पेक्ट केस से तो नहीं है 14 दिन में, पिछले 14 दिन में। सिम्टम्स ऑफ फ्लू लाइक इलनेस इन द लास्ट 14 डेज। 14 दिन में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस की दिक्कत तो नहीं थी। अगर ये लेडी हॉट स्पॉट से आ रही है कि नहीं पिछले 14 दिन में। और 5वां जो आपने चीज़ इनसे पूछनी है कि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन लाइक HIV, डायबिटीज़, रीनल डिजीज़ वगैरह तो इस लेडी को नहीं है। मानिए कि वो लेडी बोलती है कि उसको इन 5 प्रश्न में से कोई भी पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं है, तो बड़ा सिंपल है। पेशेंट को आप जैसे पहले करते आए हैं, पेशेंट को आप हॉस्पिटल में लीजिए और उसकी डिलीवरी या जो भी ट्रीटमेंट करना है एज़ पर ऑलरेडी लेड डाउन प्रोटोकॉल्स आप करिए। अगर मानिए कि इन 5 प्रश्न में हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव आती है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको नियरेस्ट लक्ष्य फैसिलिटी या एफआरयू में भेजना है। सिंपली आपने इसको रेफ़र कर देना है लक्ष्य फैसिलिटी या एफआरयू में। जो एम्बुलेंस इसको लेके जाएगी, हमने 108 को हिदायत भी दी है। एम्बुलेंस को बोला गया है कि वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इस पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए करेंगे। आपकी ये जिम्मेवारी, जो फैसिलिटी ऐसे पेशेंट को रेफ़र कर रही है उसकी ज़िम्मेवारी बनेगी कि वो उस फैसिलिटी को टेलीफोन के माध्यम से इमीडिएटली बताए कि हम एक ऐसा पेशेंट जिसकी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव हिस्ट्री है उसको हम भेज रहे हैं। और जो रेफ़र आउट रजिस्टर होता है जो हर डिलीवरी पॉइंट पे होता है उसमें इस पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है। ये आपने करना है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे लक्ष्य, नोटिफाइड लक्ष्य फैसिलिटी हैं और एफआरयू हैं जिसके अंदर हमारे मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, उनमें क्या होना है। सबसे पहले हमारे को लक्ष्य फैसिलिटी एफआरयू में राउंड द क्लॉक ट्रायज बनाना है एट द गेट ऑफ द हॉस्पिटल। और हमने जो पहले 5 प्रश्न पूछे थे वो ही 5 चीज़ें हिस्ट्री हमने लेनी है जो भी लेडी इस इंस्टीट्यूशन में आ रही है, चाहे रेफ़र होके या खुद। अगर तो स्क्रीनिंग हिस्ट्री में वो नेगेटिव है तो जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, पेशेंट को अंदर लीजिए और एप्रोप्रिएट एक्शन एज़ पर प्रोटोकॉल, जो ट्रीटमेंट देना है, डिलीवरी करानी है, जो लेट डाउन ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स हैं उसकी तरह से आप करिए।
अगर लेडी की हिस्ट्री पॉजिटिव ऑन स्क्रीनिंग आती है तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस प्रेग्नेंट विमेन को एक ट्रिपल लेयर मास्क देना है और इसको आइसोलेट करना है। इसका चेकअप इस अस्पताल का डेडिकेटेड स्टाफ करेगा और ड्यू प्रिकॉशंस जो प्रोटोकॉल की हैं वो फॉलो करेगा इसका चेकअप क्लिनिकल असेसमेंट करते हुए। और असेसमेंट करने के बाद ये देखेगा कि क्या इस पेशेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एक पेशेंट जिसकी जो पॉजिटिव है स्क्रीनिंग हिस्ट्री में उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है तो और ट्रैवल टाइम आपके कोविड अस्पताल के लिए इतना है कि जिसको वो जो आराम से ट्रैवल कर पाएगी, तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले आपको लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि आप इस पेशेंट को विद डिटेल्स रेफ़र कर रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में। दूसरा, आपको कोविड हॉस्पिटल को फ़ोन करके बताना है कि हम इस तरह के मरीज़ को आपके पास रेफ़र करने हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसके साथ आप इसका पूरा केस रिकॉर्ड दें और कवर पेज पे बोल्डली मार्क करें कि दिस इज़ अ सस्पेक्टेड कोविड केस। और चौथी ज़रूरी बात है कि आप अपने रेफ़र आउट रजिस्टर में इस पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट की पॉजिटिव हिस्ट्री ऑन स्क्रीनिंग है और वो लक्ष्य फैसिलिटी में आती है और उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है, तो ये सबसे ज़रूरी है कि उसकी ऑब्स्टेट्रिक केयर किसी भी हालत में डिले नहीं होनी चाहिए। उसको हमारे को सारी एसेंशियल सर्विस देनी है विद ऑल द प्रिकॉशंस एज पर प्रोटोकॉल्स। इस पेशेंट की सैम्पलिंग होनी ज़रूरी है, इस पेशेंट को आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है और इसका एडमिशन डेडिकेटेड स्टाफ से होगा जिसने इसको एग्ज़ामिन करा था ट्रायज के एरिया में। इसकी डिलीवरी एक सेपरेट रूम में होगी। आप इसके लिए एक्लैम्सिया रूम, सेप्टिक लेबर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक हिदायत दी जाती है कि आप इसकी बच्चे की अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग एंड ड्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न करेंगे और बच्चे का RT-PCR भी करेंगे। जब डिलीवरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट स्टेबल है, देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रांसफरिंग द पेशेंट टू अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। जो सबसे अहम बात इस प्रोटोकॉल की है वो ये है कि even if dedicated COVID-19 hospitals have been set up, all FRU's Lakshya facilities should have preparedness to handle suspected and confirmed COVID-19 pregnant women. In no case should a FRU Lakshya facility refer a patient requiring immediate intervention. स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि अगर ऐसा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी फिक्स्ड अगर आपने ये चीज़ का पालन नहीं करा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट लेडी जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है और वो FRU और लक्ष्य फैसिलिटी में आती है जो कि कोविड फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद ये फैसिलिटी उसको मना नहीं कर सकती। उसको इस पेशेंट को लेना होगा और सारा एज़ पर प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट देना होगा, ड्यू प्रिकॉशन फॉलो करनी पड़ेगी और फिर अगर पेशेंट जब स्टेबल होगा और कोविड पॉजिटिव होगा तो कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अब हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हैंडल करेंगी सस्पेक्ट और कंफर्म्ड कोविड-19 प्रेग्नेंट वीमेन को, उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी FRU लक्ष्य फैसिलिटी हैं जो नॉन कोविड है, उनकी भी उतनी ही प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए हैंडल करने के लिए सस्पेक्ट एंड कंफर्म्ड केसेस। सबसे पहला काम आप जो इमीडिएटली करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई एंड इक्विप अ सेपरेट आइसोलेशन रूम जिसमें आप PPE किट्स, सारे ज़रूरी सप्लाईज और इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। और जो कंसेप्ट है कि प्री डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं होगा,
एक ही कमरे में आप कोशिश करिए कि लेबर भी वहीं हो, डिलीवरी एंड रिकवरी सब एक ही कमरे में जहाँ तक हो सके सुनिश्चित करें। जो न्यूनेटल रिससिकेशन कॉर्नर होता है हमारा हर डिलीवरी पॉइंट पे, हर लेबर रूम में, वो सुनिश्चित करा जाए कि एटलीस्ट 2 मीटर डिलीवरी टेबल से दूर होना चाहिए। अगर आपको ऐसे पेशेंट का सिजेरियन करने की ज़रूरत है जो सस्पेक्टेड या पॉजिटिव है, कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको सेपरेट ओटी में करें जहाँ तक हो सके। अगर मानिए कि ये सुविधा आपके पास नहीं है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऑल स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिकॉशन फॉलो करें, और जो डिसइंफेक्शन जो करना है ओटी का एज़ पर जो गाइडलाइन है कोविड की वो करनी है, फ्यूमिगेशन एज़ पर गाइडलाइन करनी है, पर हमने पेशेंट को जो उसका हेल्थ केयर है उसको हमने डिनाई नहीं करना है। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को भी आइडेंटिफाई इक्विप करना है, एक सेपरेट आइसोलेशन रूम फॉर लेबर डिलीवरी एंड रिकवरी। हम ये कहते हैं कि इसमें जहाँ तक हो सके नेगेटिव प्रेशर हो, और कोविड हॉस्पिटल के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसमें 2 तरह के एरियाज़ होने चाहिए। एक होने चाहिए सस्पेक्ट केसेस के लिए और एक होने चाहिए कंफर्म्ड केसेस के लिए, और किसी भी हालत में इन दोनों एरियाज़ में आपस में कोई भी मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। सस्पेक्ट केसेस के लिए भी अलग से लेबर डिलीवरी रूम होगा और कंफर्म्ड के लिए बिल्कुल अलग होगा। सारी जितनी चीज़ें हैं सस्पेक्ट के लिए अलग होंगी और कंफर्म्ड के लिए बिल्कुल अलग होंगी। ये कोविड हॉस्पिटल को करना है। तो जो ज़रूरी बातें हमारे प्रोटोकॉल से निकल के आई हैं वो ये है कि किसी भी हालत में ऑब्स्ट्रेटिक मैनेजमेंट कोविड की टेस्ट की वजह से डिले नहीं करना है। हमारे जो इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं लाइक इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि स्ट्रिक्टली नहीं ज़रूरी हैं, या रूटीन ग्रोथ स्कैन्स जो कि स्ट्रिक्ट गाइडेंस बेस्ड इंडिकेशन के लिए नहीं है, तो उनको जहाँ तक हो सके कम करना चाहिए। पर फिर भी हमने ये डिस्क्रिशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे छोड़ दिया है। जो ज़रूरी लगता है वो तो आपको ज़रूर करना ही है। आप ये याद रखिएगा कि अगर आप अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो इट हैज़ टू बी डीकॉन्टेमिनेटेड आफ्टर यूज़। सो ये हमारी कोविड फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मैं बताऊंगा। बिलासपुर में DCHC घुमारवीं है और उसका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नेरचौक है। चंबा का ढलौजी DCHC और धर्मशाला DCH। हमीरपुर में चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा DCHC है और नेरचौक हमारा DCH है। कांगड़ा में DCHC भी धर्मशाला है और DCH भी धर्मशाला है। किन्नौर में DCHC आपका भाभानगर है और DCH आपका DDU शिमला है। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि DCH आपका DDU है, IGKNH नहीं है। कुल्लू में DCHC आपका टेगू बहार है और DCH आपका नेरचौक है। मंडी के लिए DCHC और DCH दोनों नेरचौक है और शिमला के लिए DCHC और DCH दोनों DDU है। सिरमौर के लिए DCHC सराहा है और मुलाना वाला जो कुम्हारहट्टी का प्राइवेट हॉस्पिटल है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, वो आपका DCH है। और सोलन के लिए ESI काठा आपका DCHC है और MMU ही आपका DCH है। और ऊना के लिए हरोली आपका DCHC है और धर्मशाला आपका DCH है। सो ये मेरी तरफ से प्रोटोकॉल के बारे में था। मेरा आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, टेलीफोन नंबर देख रहे हैं। आपकी कोई भी क्वायरीज़ हैं, सजेशंस हैं, कोई आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं इस प्रोटोकॉल में, आपको लगता है ज़रूरी है करनी, तो आप इस पे मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू टू एवरीबडी, थैंक यू टू डॉक्टर नीरज। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर निधि, assistant professor from KNH, to talk about how to manage obstetric patients, especially in the times of corona. Thank you.
Thank you, Dr. Anadi, and a very good afternoon to all of you. अब हम प्रेग्नेंट पेशेंट का हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट, हाउ यू हैव टू डू इट, वी विल डिस्कस दिस नाउ. तो यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द प्रेग्नेंट पेशेंट and what is its effect on the baby inside when it is in utero, that is the effects on fetus. Then how you are supposed to do routine antenatal care in these patients, and how you have to do pregnancy care of either suspect or confirmed cases, and their intrapartum and postpartum care. So सबसे पहले तो before discussing कि clinical management, we have to make sure कि जो pregnant women हैं they are not at increased risk because of COVID-19 per se. इससे पहले जितने भी कोरोना के इन्फेक्शंस आए हैं लाइक सार्स, मर्स, इनकी वजह से इट हैज़ ए डेलिटोरियस इफेक्ट ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन, जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, IUGR, प्रीटर्म लेबर्स, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे. बट विद COVID-19 इट्स ए गुड पार्ट दैट नो कॉम्प्लिकेशंस एज पर से बिकॉज ऑफ COVID-19 दे हैव नॉट बीन सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन. बट देयर आर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेयर you need to be careful, like it's heart disease specifically, then diabetes, hypertension during pregnancy, asthma, and immunocompromised conditions like HIV and SLE. Basically, wherever a woman is immunocompromised because of these conditions, they increase the rate of morbidity as well as mortality. As we all know that risk of spread is via respiratory droplet cells for this infection, so stringent prevention practices they have to be followed. The reproductive rate, that is RR of this virus, is very high. It's around 2 to 3. So social distancing it is being इसके ऊपर बार बार जोर डाला जा रहा है कि आप social distancing रखिएगा, and it is equally applicable to the pregnant women also. And there is another thing which is emerging nowadays a lot. There are a lot of psychiatric problems in the people in general also, and this condition increases more in women of who are pregnant, because perinatal anxiety as per se कि हमारा डिलीवरी कहाँ होगा, कैसे होगा, how we will travel, these kind of anxieties, and depression rates they are at a surge nowadays. Domestic violence cases they also have increased, so you need to give these patients a psychological counseling also. Now, if we discuss what are the effects of COVID-19 on fetus, again there is no data suggesting that there is any increased risk of miscarriage or early pregnancy loss. There is no evidence currently for the teratogenicity, that is, if a woman she catches the infection in first trimester, then there is no teratogenic effects on the fetus. So this infection it is not an indication for medical termination of pregnancy. आपको पेशेंट का अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट इन्फेक्ट हो जाती है, अबॉर्शन नहीं करना है, पेशेंट का MTP नहीं करना है, and there is no change in antenatal care, mode of delivery or postnatal care. Again, it is very important, there is no evidence as yet of vertical transmission from mother to baby either antenatally or intrapartum. जैसे HIV, HBS जो ये इन्फेक्शंस हैं इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, इसलिए हमें बेबी का वी हैव टू टेक स्पेशल डिसीजंस लाइक हमें सिजेरियन करना है, टाइम लिया, ड्रग्स चलाने हैं. बट इन दिस इन्फेक्शन देयर इज़ नो वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड देयर इज़ नो ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो. So coming to its clinical presentation during pregnancy, it is same as in the general population with a mean incubation period of 5 to 7 days. That is, अगर किसी फीमेल ने इन्फेक्शन कैच किया है तो जनरली 5 to 7 days के बाद शी विल बी सिम्टोमेटिक. सिम्टम्स क्या रहते हैं? जनरली इट्स फीवर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ए लॉट ऑफ पेशेंट्स दे आर कमिंग टू अस ऑल्सो इन KNH कि 99 फीवर आ रहा है, सो दैट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया कि फीवर है पेशेंट को. फीवर इज़ क्लियर कट ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. देन इसके साथ में कुछ भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं लाइक ड्राई कॉफ, स्पेसिफिकली ड्राई कॉफ, देन सोर थ्रोट, डिफिकल्टी ड्यूरिंग ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक डायरिया. नाउ-ए-डेज कुछ नए सिम्टम्स भी दे आर बीइंग एडेड बाय WHO लाइक लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, कि अगर पेशेंट को लग रहा है कि भी स्मेल नहीं उसको पता लग रही है, देन इट्स एन अलार्मिंग सिम्टम. लेबोरेटरी टेस्टिंग इट रिमेन्स सेम एज ऑफ जनरल पॉपुलेशन, RT-PCR पेशेंट का होगा, लेकिन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में आपको CT स्कैन नहीं करवाना है, और अगर इंडिकेटेड है पेशेंट बहुत सिक है तो इट हैज़ टू बी विद एब्डोमिनल शील्ड. इन्वेस्टिगेशंस एज एन क्लिनिशियन आपको क्या क्या करवाना है पेशेंट में? TLC काउंट एंड हीमोग्राम, उसमें देयर कैन बी ल्यूकोपीनिया, लिम्फोसाइटोपीनिया एंड माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया.
देन LFTs कराना है जिसमें देयर कैन बी माइल्ड एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, एंड जो एक्यूट इन्फेक्शन मार्कर्स होते हैं लाइक CRP एंड ESR दे विल बी इंक्रीज्ड विद दिस इन्फेक्शन. CRP इज अ स्पेसिफिक रिलेटिवली स्पेसिफिक मार्कर फॉर COVID-19 इन्फेक्शन. रेडियो इमेजिंग हर प्रेग्नेंट पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट में नहीं कराना है. अगर पेशेंट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, पेशेंट इज सिक, सैचुरेशन बहुत फॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि लंग इन्वॉल्वमेंट है, देन ओनली CT स्कैन इज इंडिकेटेड, दैट टू विद एन एब्डोमिनल शील्ड. Now this thing has been discussed by Dr. Anadi earlier, but we will give a quick revision. As an obstetrician, किन बातों का आपको ध्यान रखना है? What are the do's and don'ts for the patients? A woman meeting criteria for testing, she should be tested. पेशेंट को जो आपको लग रहा है कि आपकी टेस्टिंग रेंज में आ रही है, कोई सिम्टम्स की वजह से ट्राइज एरिया में वो किसी क्राइटेरिया में फिट हो रही है, आपको उसका टेस्टिंग करवाना है. और जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाता है, शी हैज़ टू बी आइसोलेटेड एंड शी हैज़ टू बी ट्रीटेड एज कन्फर्म COVID-19. बट अगर पेशेंट को कुछ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट या केयर की ज़रूरत है, वो आपको टेस्ट की वेट नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डिले दैट मैनेजमेंट. Then elective procedures like induction of labor for indications which are not strictly necessary. Routine growth scan, whichever thing you can avoid during that time, you should avoid it. अननेसेसरी इंडक्शंस नहीं करने हैं. पेशेंट्स के अगर ग्रोथ स्कैन की अभी ज़रूरत नहीं है, दैट यू कैन डिले. पेशेंट का एंटीनेटल विजिट यू कैन डिले अगर ज़रूरत नहीं है. इफ़ एनी अल्ट्रासाउंड इज इंडिकेटेड, अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा है, देन प्रॉपर PP किट्स फॉर द रेडियोलॉजिस्ट ऑल्सो, एंड दैट एरिया एंड द अल्ट्रासाउंड मशीन इट हैज़ टू बी प्रॉपरली decontaminated. Then antenatal care, we are emphasizing it again and again. Minimum visits as minimum as possible. So minimum 4 visits, 1 in each trimester and 1 at the term. First visit within 12 weeks as early as possible, so that problems like ectopic they can be avoided. Then second visit between 14 and 26 weeks, so that level 2 scan, target scan, that can be done during that period. Then third visit between 28 and 34 weeks to see any complications, because majority of the infections they start appearing at the start of third trimester. And fourth visit between 36 weeks and term. So additional ANC visit, it is at the discretion of the treating obstetrician. If they feel कि patient high risk है, उसको और antenatal visits की ज़रूरत है, they can plan those visits, but minimum visits आपको इतना ही रखना है अगर patient uncomplicated है. Then you encourage the patient to visit nearest primary health center or sub center. Like patient को routine iron calcium tablets चाहिए, एक बार आपके पास दिखा के चली गई है, तो you should tell her कि आप अपने nearest PHC या sub center पे जाके you can take the iron and calcium tablets. Whenever a pregnant woman visits a facility for ANC, she should be examined on priority, and they should be segregated from the routine patients because they are high risk population right now. Then fixed day approach for antenatal checkup in a day. आप एक दिन का फिक्स कर लीजिए अपने अपने वर्कलोड के हिसाब से, एंड ऑल एंटीनेटल पेशेंट्स प्रेफरेबली दे शुड बी कॉल्ड ऑन दैट डे ओनली. दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय सर, so we won't be going into the details. And if a pregnant woman she develops symptoms like fever, cough, difficulty in breathing or flu-like symptoms, she should immediately inform her nearest ASHA or ANM worker. As sir has told that ASHAs, they should give their phone numbers to the pregnant woman in the area, so she should immediately inform her on the phone. And sampling of such cases, it is indicated. Clinical conditions of the pregnant woman, including assessment of high risk pregnancy, shall be criteria for deciding whether the sample shall be taken from home or under observation in an institution. अगर आपको लग रहा है कि लाइक कोई हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे कि डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, या BP है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या एनीमिया है, तो इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट्स को आपको इमीडिएटली सैम्पलिंग करके किसी फैसिलिटी में शिफ्ट कराना है, बिकॉज देर आर हाई चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन दोज पेशेंट्स. अगर पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसका घर पे भी सैंपल लिया जा सकता है. Now important thing, interventions in various scenarios during pregnancy. Pregnant woman who is having flu-like symptoms but she is negative, और उसमें कोई obstetric intervention नहीं करना है, she should be home quarantined till the symptoms resolve, because it has been seen recently 1 in every 4 testing being done there are false negative cases. Like अगर आप चार पेशेंट्स में टेस्ट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एक पेशेंट में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है. तो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो भी शी विल बी होम क्वारंटीन्ड. रेफरल फॉर एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, पेशेंट का अगर उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड का टाइम है तो दैट यू हैव टू डेफर फॉर नेक्स्ट 14 days टिल शी इज़ इन क्वारंटीन. फॉर वुमेन सेल्फ क्वारंटाइन बिकॉज ऑफ सम हाउस होल्ड हैज़ पॉसिबल सिम्टम्स, कोई वुमेन सेल्फ क्वारंटीन में है क्योंकि घर में कोई बाहर से आया है या किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स फैमिली में है, उनका भी अगेन ऑल द अपॉइंटमेंट दे शुड बी कैंसिल फॉर नेक्स्ट 14 days.
then there is a generalized advisory for antenatal women which you can give to them. एक तो when they are at home they have to repeatedly disinfect the surfaces in their home so that they can reduce fomites related spread of the infection. Whenever the women they are going outside the house, they are working women who are pregnant, then it is preferable to take work from home, keeping a distance of at least not only 1 meter but 2 meters nowadays in various necessary interactions and activities. अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल, उनको बोलिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल इधर उधर नहीं करना है, और अगर करना भी है तो प्रेफरेबली इन ए प्राइवेट व्हीकल, नॉट इन ए पब्लिक व्हीकल. अवॉइड गैदरिंग्स एंड फंक्शंस, लाइक इन इंडिया इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस कि 7th मंथ पे हमारे यहाँ पे बेबी की उसके लिए सेलिब्रेशंस होता है, तो दोज गैदरिंग्स दे हैव टू बी डिफरेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. And after the delivery it is very important because people start dropping inside the houses once the baby is born. So minimum visitors they should be allowed once a baby is born. Now this is an important part for the clinical management. Patient का जो important drugs हम pregnancy में use करते हैं, अगर patient COVID-19 है तो उन drugs के बारे में what are the guidelines? First of all, NSAIDs in general like ibuprofen, आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट में पेन वगैरह के लिए यू डोंट हैव टू यूज़. लेकिन एस्प्रिन, जो लो डोज एस्प्रिन वी आर यूजिंग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, they should be continued because there is no risk has been seen, there is no interaction between aspirin and COVID virus. But NSAIDs like ibuprofen वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है. मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन कि मैग्नीशियम सल्फेट आपको, बिकॉज पेशेंट अगर किसी वजह से प्रीटर्म लेबर में जा रही है या कोविड की सिवियरिटी की वजह से आपको पेशेंट को प्रीटर्म टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का व्हाट इज़ द इंडिकेशन, बिकॉज लंग इन्वॉल्वमेंट होता है कोविड के साथ में, तो दैट यू हैव टू जज. अगर आपको लग रहा है कि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, यू कैन गिव मैक्सल फुल डोज. हाई रिस्क पेशेंट्स में जिनको माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सिंगल बोलस डोज विल डू. एंड इन हाई रिस्क पेशेंट जिनमें कंप्लीट लंग इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, देन इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. Then use of antenatal corticosteroids like betamethasone and dexamethasone before 34 weeks period of gestation. There is no change in recommendations, you have to give it. Tocolytic drugs like nifedipine and beta-mimetics, in general they are contraindicated in a COVID suspect or confirmed case, but yet in mild asymptomatic cases, if it is required for the transfer of the patient to the COVID center, then you can give. Then intrapartum care services, this is important. First of all, you have to ensure safe institutional delivery in these patients. Then an ASHA worker, she is supposed to maintain due list of all pregnant women in her area with their EDODs. जो भी coming 3 months में उनके एरिया में पेशेंट्स की डिलीवरीज होने वाली हैं, उनका आशा वर्कर्स के पास लिस्ट होना चाहिए ताकि उनका एक्टिव फॉलोअप किया जा सके. Each pregnant woman to be linked to appropriate health facility for the delivery by ANM, CHO or PHCMO. All districts they should identify and communicate to peripheral facilities a list of functional and staff COVID hospitals. जैसे अभी आपको हमने लिस्ट दे दिया है, तो वो आपके पास अपने एरिया का जो नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल है उसका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन लिस्ट के साथ साथ आपके पास ईयर मार्क्ड एम्बुलेंसेज होना चाहिए कि कोविड पेशेंट्स के लिए कौन सी एम्बुलेंसेज जाएंगी और नॉन कोविड के लिए कौन सी जाएंगी 108, ताकि टाइम पे उस चीज़ों का कन्फ्यूजन या पेशेंट के मैनेजमेंट में डिले नहीं हो. Then assessment of the severity of COVID-19 symptoms, which should follow a multidisciplinary team including an infectious disease or medical specialist, obstetrician and anesthetist. Then general guidance, all women despite the pandemic they have a right to have safe and positive childbirth experience. कोई भी patient आपको suspect या confirmed आ रही है, you are not supposed to misbehave with the patient or you are not supposed to create any kind of panicky with the patient. She also have the equal right of a good childbirth experience. But when these patients are coming, this is a general and very important thing, informed consent. इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको नॉर्मल पेशेंट से भी लेना है कि अगर हॉस्पिटल स्टे के दौरान उनको किसी वजह से कोविड हो जाता है तो हॉस्पिटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर आपके पास कोविड पेशेंट आ रही है तो उसका कंसेंट तो आपको लेना ही है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल पार्ट नाउ डेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि हर पेशेंट से यू हैव टू टेक ए कंसेंट कि हॉस्पिटल स्टे के दौरान अगर पेशेंट को कोविड-19 होता है तो हॉस्पिटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Then whenever a patient is coming for the delivery, you minimize the number of people involved in any procedure. Team should also be minimal and the attendant should also be minimal. A single asymptomatic birth partner can be permitted to stay with the women, but अगर घर से कोई ready नहीं है patient के साथ में रुकने के लिए, then you can't force them to stay with the patient. Standard universal precautions to prevent contact with body fluids need to be followed, and biomedical waste management, it is very important part of COVID waste. So
all the staff, all the cleaning people, they should be guided properly for the biomedical waste management. देन लेबर, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी कोविड के पेशेंट्स में क्या रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड-19 इन्फेक्शन इट शुड नॉट डिक्टेट टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एक्सेप्ट द केसेस वेयर द पोटेंशियल फॉर रैपिड डिटोरेशन इन मैटरनल रेस्पिरेटरी स्टेटस। लाइक मदर बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट, सेचुरेशन बहुत फॉल कर रहा है, पेरिफेरल ऑर्गन मॉड्स में है, पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम है, देन यू हैव टू एक्सपीडिएट द डिलीवरी। बट इफ मदर इज एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक, देन कोविड-19 की वजह से आपको डिलीवरी का डिसीजन नहीं लेना है। For women with suspected or confirmed COVID-19 early in pregnancy who recover, no alteration to the usual timing of delivery. एक बार पेशेंट को हुआ, वो ठीक हो गई, she will go as it is, जैसे डिलीवरी में उसको प्रेगनेंसी में उसका फॉलोअप रहेगा। For women with suspected or confirmed COVID-19 in the third trimester, it is reasonable to attempt to postpone delivery till they recover. आपको वेट करना है थर्ड ट्राइमेस्टर में। देर इज़ एक्चुअली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सम पीपल आर लाइक कि पेशेंट को हम डिलीवरी करा के वी आर काइंड ऑफ कि पेशेंट को फिर आप आराम से फॉलोअप कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पेशेंट आपको माइल्डली एसिम्टोमेटिक लग रही है या थोड़ा बहुत सिम्टम्स हैं, तो आपको पेशेंट के ठीक होने का वेट करना है थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज यू हैव टू सी फॉर द बेबीज प्री मेच्योरिटी ऑल्सो। देन इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग, पेशेंट अगर लेबर में आ रही है तो कैसे करना है? बिसाइड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैटरनल एंड फीटल वेलबींग विद पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ से आपको फीटल मॉनिटरिंग करना है, कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग करना है, और मदर का आर्ली इवैल्यूएशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, एनी क्रैप्स, कोई न्यूली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी रेट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लेबरिंग, इट शुड बी ऑलवेज बी मोर देन 94%. Then prolonged labor should be avoided because it will give an unnecessarily burden on cardiovascular system and respiratory system. So अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का किसी भी वजह से prolonged labor हो रहा है, early decision for cesarean section it should be taken. Now mode of delivery, again COVID-19 suspected or confirmed cases में it should not be influenced by presence of COVID-19. However, it has been seen all over the world, iatrogenic cesarean rate it has increased very much folds in these patients. बट अगर पेशेंट एडवांस लेबर में आपके पास आ रही है, शी इज़ प्रोग्रेसिंग वेल, देन यू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी ओनली। सी सेक्शन इंडिकेशन, आई एम अगेन टेलिंग यू, कोविड-19 पर से इट्स नॉट एन इंडिकेशन फॉर सी सिजेरियन। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस, ईदर मैटरनल और फीटल। शेड्यूल इंडक्शंस आपको उन्हीं पेशेंट्स में करना है जो हाई रिस्क हैं, लाइक डायबिटिक है, एजमा की पेशेंट है, बीपी पेशेंट को हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है। अदरवाइज कोई पेशेंट पोस्ट डेटिज्म की वजह से या कोई और इंडिकेशन की वजह से पेशेंट को इंड्यूस नहीं करना है आपको। दीज पीपल कैन वेट ऑल्सो। अर्ली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी गिवन इन अर्ली लेबर ओनली। एक तो इससे पेशेंट को पेन रिलीफ अच्छा रहेगा, तो उसके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अननेसेसरी लोड नहीं रहेगा, और सेकेंडली अगर पेशेंट को आपको सिजरन के लिए टेकअप करना पड़ता है तो यू कैन अवॉइड द जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन इन जनरल एनेस्थीसिया देर इज़ मोर ऑफ एरोसोल जनरेशन विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कोविड ट्रांसमिशन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो। देन एमनियोटमी, अगेन वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है यहाँ पे, तो आप एमनियोटमी एज पर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन यू हैव टू डू इट। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, WHO इज सेइंग कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से रिस्क ऑफ पैथोजन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक गाइडलाइंस दे हैव एडवाइज्ड अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इन दीज पेशेंट्स। मेडिकल मैनेजमेंट इन पेशेंट्स का क्या क्या करना है? सपोर्टिव थेरेपी, एज यू नो, रेस्ट, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, फ्लूइड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल केयर, हाई प्रोटीन डाइट एंड इम्यूनोजेनिक थिंग्स लाइक फ्रूट्स, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, जूसेस एटसेट्रा। ICMR, they have advised hydroxychloroquine in a COVID patient during pregnancy because this drug is safe, and dosage is 200 mg thrice a daily with meals for 10 days and azithromycin 500 mg once a day for 10 days. एंटीवायरल थेरेपीज, बहुत सारे रेमडेसिविर और सेल्टिमेविर, दीज आर इन क्लिनिकल ट्रायल्स, बट अभी तक एज सच देर आर नो गाइडलाइंस, दीज आर जस्ट ऑन क्लिनिकल ट्रायल बेसिस। एंटीबायोटिक्स, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लग रहा है देन यू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। ऑक्सीजन, अगर आप पेशेंट का लग रहा है कि शी इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन का के साथ भी पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है, देन at this point there should be re-evaluation of the patient, like she is probably in the deteriorating situation. प्रेग्नेंट पेशेंट्स का आईसीयू एडमिशन का क्या इंडिकेशन है कोविड पॉजिटिव स्टेटस में? पेशेंट का अगर रेस्पिरेटरी रेट इट इज़ मोर देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से फॉल कर रही है इवन एट रेस्ट,
देन पेशेंट का अगर आपने ABG कराया है और उसमें उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन 300 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, और अगर बिकॉज ऑफ डिटोरेटिंग कंडीशन किसी वजह से आपने CT स्कैन कराया है और उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट इट इज़ मोर देन 50%, देन शी इज़ फॉर ICU एडमिशन. And in these patients you have to do SOFA scoring also, which is quick sequential organ failure assessment scoring. इसमें these three things you have to see: respiratory rate, mental status and systolic blood pressure. Respiratory rate अगर more than 22 है तो उसको आप एक स्कोरिंग करेंगे नंबर 1. mental status अगर आपको लग रहा है पेशेंट altered sensorium है, then again you will give 1 score to this. and systolic blood pressure if it is less than 100 then again score 1. अगर टोटल स्कोर आपका 2 से ज़्यादा आ रहा है then patient is probably in sepsis and she needs ICU intervention. Postpartum care, it is equally important in these patients. First of all, बेबी का जो वैक्सीनेशन है it will go as same जैसे कि पहले जो नॉर्मल पेशेंट्स का चलता है. इसमें आपको उसको डिले नहीं करना है. मदर को टाइमली आपको कैल्शियम और आयरन टैबलेट स्टार्ट करना है. ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इट इज़ अगेन अगर मदर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक लग रही है या शी इज़ इन अ बैड शेप देन बेबी को आपको आइसोलेट करना है मदर से. बट अगर मदर एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है देन विद प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यू कैन एडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट. टेम्परेरी सेपरेशन, आई एम अगेन टेलिंग कि अगर मदर आपकी बहुत ज़्यादा आई मीन शी इज़ सिक और शी इज़ नॉट विलिंग टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी देन यू कैन टेम्परेरी सेपरेट मदर एंड बेबी. And important thing is this, that these patients are at very high risk of postpartum depression also, so adequate psychological counseling is very important. Again अगर मदर के पास में कोई हेल्प के लिए नहीं है घर से और सेपरेट रूम का ऑप्शन नहीं है तो सेम रूम में आपको बेबी को मदर के साथ रूम इन कराना है, बट विद एडिक्वेट डिस्टेंसेस एंड देयर शुड बी अ कर्टन बिटवीन मदर एंड बेबी. एंड वेन एवर मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी शी शुड एडिक्वेटली sanitize her hands and her breast area, then only she should breastfeed her baby with a mask. और इसके अलावा अगर रूमिंग के लिए कोई है या बेबी के ध्यान रखने के लिए कोई है तो स्टार्टिंग के थ्रू 2-3-5 डेज के लिए टिल द मदर गेट्स नेगेटिव बेबी कैन हैव टॉप फीडिंग और एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क. डिस्चार्ज इज अगेन इम्पॉर्टेंट. बेसिक स्ट्रैटेजी इट इज़ टू रिड्यूस अगेन, जैसे एंटीनेटल में हमने फिजिकल विजिट्स को रिड्यूस किया था, सो इन पेशेंट्स में हमें फिजिकल पोस्टपार्टम विजिट्स को कम करना है. तो पेशेंट को आपको आशा वर्कर को अपना फ़ोन नंबर देना है एंड शी हैज़ टू बी काउंसल्ड कि अगर कुछ भी उसको इमरजेंसी लगता है या कोई वार्निंग साइन सिम्टम्स लगते हैं तो शी हैव टू इन्फॉर्म हर नियरेस्ट आशा वर्कर. Again, for COVID symptoms, if patient have fever or deterioration of respiratory symptoms or any danger signs related to COVID, she have to return back to facility. For patient who express interest in postpartum contraception, it should be deferred per se, like DMP injection. She should be planned after the patient is negative, and their postpartum visits they should be minimized. Those experiencing anxiety regarding the COVID-19 pandemic or at an increased risk of intimate partner violence offer mental health to both the partners. Not only mothers counseling, it is important for the family members also. They should also be counseled adequately for the mother and the baby. Discharge for postpartum women, it should follow recommendations of discharge of hospitalized patients with COVID-19. आपने प्रेग्नेंट कोविड पॉजिटिव का डिस्चार्ज जो पॉलिसीज़ हैं वो वैसे ही रहेंगी जो बाकी के COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की हैं कि जब पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आ गया है मदर और बच्चा दोनों दे आर स्टेबल देन मदर विल बी डिस्चार्ज. एंड स्टेबल यूनिट्स एक्सपोज टू COVID-19 एंड बीइंग रूम्ड इन विद देयर मदर्स मे बी डिस्चार्ज टुगेदर एट द टाइम ऑफ मदर्स डिस्चार्ज. थैंक यू सो मच.